हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है। आज हम लोग पढ़ेंगे वन वे कंटिन्यूस स्लैब के बारे में। वन वे कंटिन्यूस स्लैब ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ जैसे कि बड़ा ऑडिटोरियम हॉल होता है, मैरिज हॉल होता है, या फिर ऐसे कोई बड़ी जो जहाँ पे गाले टाइप मतलब बे टिपिकल बे टाइप का जो गाला होता है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे सेम गाला होता है। तो इसको क्या करते हैं, तो सेम डिस्टेंस LX LY LX1 LX2 LX3 से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उसके अंदर का जो एक स्लैब होता है वो वन वे कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिज़ाइन होता है, वन वे की तरह उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ वन वे कंटिन्यूस स्लैब है। देखो ऐसे इसका ये इसका प्लान है और ये इसका सेक्शन व्यू है। अभी इसके अंदर चेंजेस क्या है, वन वे सिंपली सपोर्ट और वन वे कंटिन्यूस में चेंजेस क्या है? तो यहाँ पे वन वे कंटिन्यूस स्लैब के अंदर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो कैलकुलेशन है वो IS 456 पेज नंबर 36 पे टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 दिया हुआ है। देखो ये पेज नंबर 36 है, टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13। तो यहाँ पे डेड लोड एंड लाइव लोड, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए और शियर फोर्स के लिए। देखो यहाँ पे दोनों के लिए बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों के लिए अलग अलग है। डेड लोड एंड लाइव लोड दोनों अलग अलग है। इसके लिए यहाँ पे डेड लोड एंड लाइव लोड अलग अलग गिनना पड़ता है। किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए। अभी आगे मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल इनके ही समझाऊंगा मैं आप लोग को कैसे क्या क्या चेंजेस है वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब में और वन वे कंटिन्यूस स्लैब में। तो ये वन वे कंटिन्यूस स्लैब की एक एग्जांपल है। डिज़ाइन अ कंटिन्यूस वन वे स्लैब हैविंग अ 3 इक्वल स्पान ऑफ 3.5 मीटर विद द फॉलोइंग डेटा इम्पोज्ड लोड, मतलब लाइव लोड 5 किलोन्टन पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिश 1 किलोन्टन पर मीटर स्क्वायर, M20 एंड Fe415। इतनी चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग को बोल ही दिया है वन वे कंटिन्यूस स्लैब की डिज़ाइन आप लोग को करना है। किसके लिए? 3 इक्वल स्पान के लिए। तो देखो यहाँ पे 3 इक्वल स्पान मतलब 1 स्पान, 2 स्पान और 3 स्पान, तीनों का जो डिस्टेंस है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। फिर ऊपर डेड लोड और लाइव लोड दोनों अलग अलग आएंगे, जैसे मैंने आप लोग को बताया। वैसे L जो है वो क्या आएगा? 3.5 मीटर मतलब 3500 mm। देखो यहाँ पे कोई बार आप लोग को क्वेश्चन में एक चीज़ दे देते हैं कि 3 इक्वल इफेक्टिव स्पान दे देते हैं, तो आपको इफेक्टिव स्पान वाला स्टेप नहीं करना है। अगर खाली स्पान दिया है तो आपको इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्पान फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपका लास्ट जैसे किया वैसे ही इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से करते हैं? IS 456 2000 पेज नंबर 37 38 फिगर नंबर 4। अभी पेज नंबर 37 पे आप लोग देखेंगे तो इफेक्टिव स्पान डेप्थ रेशियो L/D फॉर कंटिन्यूस स्लैब के लिए कितना होता है? 26 इंटू MF होता है। कितना होता है? 26 इंटू MF। अभी PT तो आप लोग को एज्यूम करना है 0.3 से लेके 0.6 के बीच में। तो PT इज इक्वल टू 0.6% मैंने एज्यूम कर लिया। FS आ जाएगा 240, तो आप लोग का जो MF हो जाएगा 1.15 हो जाएगा। फिर D इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 3500 है, D इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो D इज इक्वल टू 117.05 mm। अभी 117 है तो मैं कितना ले लूँगा? D इज इक्वल टू 125 mm। फिर 10 mm डायमीटर रिज्यूम कर लूँगा, क्लियर कवर 20 mm ले लूँगा, तो कैपिटल D इज इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल d प्लस डायमीटर डिवाइड बाई 2 प्लस क्लियर कवर, तो 150 mm कैपिटल D हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, खाली यहाँ पे 20 की जगह पे 26 आएगा, क्योंकि ये वन वे कंटिन्यूस है इसके लिए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इफेक्टिव स्पान। अभी सबसे पहले इफेक्टिव स्पान फॉर कंटिन्यूस बीम वो कहाँ से लेते? तो पेज नंबर 35 पे, कहाँ पे? ये रहा। ये मैंने आप लोग को मेरी जनरल रिक्वायरमेंट वाला जो वीडियो है, सेकंड वीडियो, ये चैप्टर ये जो सब्जेक्ट उसका सेकंड वीडियो, उसके अंदर मैंने इसको फ्लो चार्ट ड्रॉ करके समझाया था कि
वन वे कंटिन्यूस स्लैब हो या बीम होता है तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले विड्थ ऑफ द सपोर्ट ढूंढ लेना है, उसको इक्वेशन 1 बोल दो और 1/12 इंटू क्लियर स्पान ढूंढ लो। अगर लेस देन होता है तो उसको सिंपली सपोर्टेड की तरह लेते हैं, अगर ग्रेटर देन होता है तो इसके अंदर ये दो में से कोई एक कंडीशन आती है। तो ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, देखो अभी मैं यहाँ पे इसको सॉल्व किया हूँ। सबसे पहले तो क्लियर स्पान ले लिया 3500 mm, एज्यूम विड्थ ऑफ द सपोर्ट ले लिया 300 mm, 1/12 इंटू क्लियर स्पान कर लिया तो कितना आ जाएगा आंसर 291.67। एक साइड 300 लिखेंगे, एक साइड 291 लिखेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन 2 आएगा। अगर ग्रेटर देन होता है तो 1, 2 और 3 में से कोई भी एक कंडीशन होती है पेज नंबर 35 पे से, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि भाई B1 लेना है तो LE इज इक्वल टू क्लियर स्पान हो जाएगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन में सपोर्ट विड्थ दे दिया है और यहाँ पे अगर लेस देन आ रहा है तो उसको सिंपली सपोर्ट की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, तो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, और दोनों में से जो लेस देन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा LE का। ये एक चेंजेस है इफेक्टिव स्पान के अंदर। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को इफेक्टिव स्पान डायरेक्टली बोला है तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप लोड कैलकुलेशन। अभी इसके अंदर चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, तो डेड लोड को अलग से गिनना है और लाइव लोड को अलग से गिनना है। डेड लोड के अंदर क्या आएगा, तो उसका स्लैब का खुद का लोड और जो अपना जो फ्लोर फिनिश होगा, जैसे कि टाइल्स है, जो को टाइल्स बिठाते हैं वो वहाँ से हटने वाली नहीं है तो वो डेड लोड के अंदर आती है। तो डेड लोड ऑफ द स्लैब क्या हो जाएगा, B इंटू कैपिटल D इंटू 25। कैपिटल D 150 mm है तो 0.150 हो जाएगा तो 3.75 आंसर आएगा। फ्लोर फिनिश 1 दे दिया है तो 1 आ जाएगा ये। तो डेड लोड कितना हो जाएगा 4.75, ये वर्किंग डेड लोड आ गया। फैक्टर डेड लोड कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 4.75 तो 7.125 किलोन्यूटन पर मीटर, ये हो जाएगा डेड लोड। फिर लाइव लोड, लाइव लोड कितना दिया है 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर तो 5 किलोन्यूटन पर मीटर, ये वर्किंग लोड होगा। फैक्टर लाइव लोड कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 5 तो 7.5 किलोन्यूटन पर मीटर, ये आपका लाइव लोड हो जाएगा। मतलब वन वे कंटिन्यूस स्लैब होता है उसके अंदर डेड लोड एंड लाइव लोड को अलग अलग कैलकुलेट करना है। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो। कितने स्पान है, 3 इक्वल स्पान, 1, 2 एंड 3, सबका 3.5 3.5 3.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। अभी नाम दे दो, ये सपोर्ट है इसको A B C D और ये जो स्पान है उसको E F और G। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो A, फिर बाद में E है, फिर बाद में B F C G और D ऐसे लिख दिया। अभी सिंपल सपोर्ट कंटिन्यूस के अंदर दोनों एंड जो होते हैं अगर सिंपल होते हैं तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होती है 0। तो यहाँ पे A के आगे सिंपल है और D के आगे सिंपल है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे देखो डेड लोड लाइव लोड सब 0 0 आएगा, ये A के आगे और D के आगे। अभी टेबल नंबर 12 पेज नंबर 36 के ऊपर देखो E क्या है, तो E क्या है, तो यहाँ पे देखो एक आएगा स्पान मोमेंट, एक आएगा सपोर्ट मोमेंट। तो E क्या है स्पान, F क्या है स्पान और G क्या है स्पान। तो E और G के लिए किस में देखना पड़ेगा, स्पान के अंदर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्पान मोमेंट के अंदर नियर मिडल ऑफ एंड स्पान एंड आएगा एट द इंटीरियर स्पान। देखो नियर मिडल ऑफ द एंड स्पान, एंड स्पान मतलब जो लास्ट का स्पान है। E कहाँ पे है, तो एंड स्पान के नज़दीक है। इसी तरह G कहाँ पे है, एंड स्पान के नज़दीक है। इसके लिए यहाँ पे एंड स्पान वाला आएगा +12 एंड +10। तो E के अंदर मैंने लिख दिया +1/12, लाइव लोड आएगा +1/10। इसी तरह G के अंदर भी लिख दिया +1/12 और +1/10। फिर F,
एफ क्या है, तो इंटीरियर स्पान है, बीच वाला स्पान देखो यहाँ पे इंटीरियर स्पान है। इंटीरियर स्पान के लिए क्या हो जाएगा 1/16 एंड 1/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16 और 1/12। अभी बी क्या है, सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आगे देखो, सपोर्ट के अंदर भी दो पार्ट है। एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड स्पान एंड सपोर्ट एट द अदर इंटीरियर सपोर्ट। देखो यहाँ पे क्या है, एट द नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, तो ए बी सी और डी चार सपोर्ट है, तो बी कहाँ पे है, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट है। इसी तरह सी क्या है, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे दोनों के आगे आएगा -1/10 -1/9 -1/10 -1/9। तो ये लिख लिया सबसे पहले, ये समझ में आया कैसे लिखा है मैंने। अभी क्या करना है, देखो सबसे ई और जी के आगे सेम वैल्यू है, ई और जी के आगे सेम है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए फॉर डेड लोड क्या आएगा 1/12, ये जो लिखा ना वही लिखना है 1/12 इंटू WL²। क्या लिखना है, इंटू W इंटू L²। तो 1/12 W क्या लेना है, तो डेड लोड का W कितना आया था, देखो यहाँ पे डेड लोड का W आया था 7.125 और लाइव लोड का W आया था 7.5। तो डेड लोड के लिए डेड लोड का लेना है, लाइव लोड के लिए लाइव लोड का लेना है। और ये आपका इफेक्टिव स्पान है 3.5², तो ये आपका हो जाएगा मोमेंट एट डेड लोड। एंड मोमेंट एट लाइव लोड के लिए 1/10 इंटू WL², 1/10 W कितना है लाइव लोड के लिए 7.5, तो ये हो जाएगा। अभी ये दोनों का टोटल कर दो तो इतना हो जाएगा, मतलब ई के आगे मोमेंट एट डेड लोड इज इक्वल टू 7.27, लाइव लोड के आगे 9.98। इसी तरह जी के आगे भी सेम रहेगा, ये दोनों का टोटल करके लिख दिया यहाँ पे, ये दोनों का टोटल करके लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह बी के आगे, एफ के आगे और सी के आगे देखना है, तो बी के आगे क्या है -1/10 -1/9, तो देखो यहाँ -1/10 -1/9 इंटू WL², तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, ये दोनों का टोटल कर दो तो माइनस में ही टोटल हो जाएगा पर प्लस होगा। इसी तरह एफ के आगे +1/16 WL² प्लस 1/12 WL², ये दोनों का टोटल कर दो, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। फिर ये जो आंसर आया उसी को यहाँ पे लिखते जाओ टेबल के अंदर। देखो बी के आगे जो आंसर आया बी और सी के आगे सेम आएगा, एफ के आगे अलग आएगा, तो यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, सब टोटल बेंडिंग मोमेंट है। ये क्या है, टोटल बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट का स्टेप ऐसा होता है। नेक्स्ट स्टेप, इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्सरल, SP16 पेज नंबर 10 टेबल नंबर सी, MU LIM का फॉर्मूला FE250 FE415 और M20 कॉन्क्रीट इसके लिए 0.138 FCK इंटू BD²। तो यहाँ पे 18.98, ये क्या लेना है, मैक्सिमम आंसर लेना है। क्या करना है, मैक्सिमम। देखो यहाँ पे माइनस में है पर मैक्सिमम कौन सा है सब में, तो 18 है, तो ये सब में जो माइनस प्लस साइन को देखना नहीं है पर क्या देखना है, मैक्सिमम जो आंसर होगा वो लेना है। तो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट क्या आएगी 18.93 इंटू 10⁶, तो यहाँ पे डी आएगा 82.81। जो मिनिमम रिक्वायर्ड है आप लोग ने 125 लिया है, मतलब ये भी ओके है। नेक्स्ट रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट के अंदर सबसे पहले आएगा मेन स्टील। अभी मेन स्टील के अंदर एट ई के आगे, कहाँ पे देखो ई के आगे, ई मतलब स्पान है, तो ई के आगे देखो, तो ई के आगे MU/BD² पेज नंबर M20 कांग्रेस के लिए पेज नंबर 48 टेबल नंबर 2 MU/BD² करेंगे। तो MU कितना लेना है, MU आपको किसका लेना है, ई के आगे कर रहे हैं, तो ई और जी के लिए सेम आएगा और ई और जी का आंसर कितना है 16.45, तो 16.45, तो यहाँ पे 1.05 आएगा। टेबल नंबर 2 पेज नंबर 48 पे देखेंगे तो PT आपको मिल जाएगा 0.311%। PT का इक्वेशन डाल लो 100 AST/BD, AST इज इक्वल टू PT इंटू BD/100, तो ये आंसर आ जाएगा 388.75 mm²। अभी 300 से ज़्यादा है, इसके लिए प्रोवाइड 10 mm डायमीटर एट 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, AST इज इक्वल टू 393। इसी तरह लास्ट
में जैसे किया था बेंटअप फॉर्म में लेना है या फिर चिपिया फॉर्म में लेना है, तो 50% बेंटअप बार ले लो एट ए के आगे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 50% बार जो है वो कैसा है, बेंटअप है। तो यहाँ पे AST का हाफ हो जाएगा, 393 का हाफ हो जाएगा 196.5 और मिनिमम AST 0.12% B इंटू डी, तो ये हो जाएगा 180। तो 196.5 इज़ ग्रेटर देन 180 होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या करना है, अगर ग्रेटर देन होता है तो बेंटअप फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइड अल्टरनेट बेंटअप बार एट ए, समझ में आया। अगर लेस देन होता तो मैं यहाँ पे चिपिया फॉर्म में लेता ए के आगे। इसी तरह एफ, देखो पहले मैं कहाँ पे किया, ई के लिए और जी के लिए किया, अभी मैं कर रहा हूँ एफ के लिए। तो एफ के लिए देखो यहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट कैसे हुई, तो देखो अगर आपकी मोमेंट 16.45 है तो उसके लिए पीटी कितना आ रहा है, 0.311। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो 16.45 MU पे आपकी पीटी आएगा 0.311। तो 13.1 एफ के आगे कितना है, 13.1 है, तो 13.1 के आगे कितना आएगा, तो डायरेक्टली कर दो, तो 0.24, ये ग्रेटर देन 0.12 है, मतलब ये ओके है। तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। इसी तरह सेम पेज नंबर 230 पे देख लो, तो 10 mm डायमीटर एट 260 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, AST इज इक्वल टू 302 mm स्क्वायर। सेम अभी किसके लिए करेंगे, देखो E, G और F का काम खत्म, अभी B के आगे और C के आगे करना है। तो B के आगे 16.45 पे 0.311 है, तो 18.93 पे कितना, तो यह हो जाएगा 0.35%। 0.35% के अंदर AST हो जाएगा 437.5 mm स्क्वायर। ये B के आगे का टोटल AST है। किसका AST है, B के आगे का टोटल AST है। अभी B के आगे, अभी देखो इसको समझने के लिए एक फिगर मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो अभी देखो ये A है, सपोज ये A है, ये B है, ये C है और आगे D होगा। ये स्पान है, E स्पान और F स्पान। तो E का अगर बेंटअप बार है तो एक बेंटअप इधर से इधर आएगा, देखो यहाँ पे एक बेंटअप इधर से इधर आएगा और एक बेंटअप इधर से इधर आएगा। इसी तरह एक बेंटअप इधर से इधर जाएगा, एक बेंटअप इधर से इधर जाएगा। अभी देखो तो ये B है, तो B के आगे ऑलरेडी स्टील है ही, देखो ये जो स्पान दिख रहा है ये गैप, यहाँ पे ये B है, तो B के आगे ऑलरेडी स्टील अवेलेबल है। किसका स्टील है, तो E का स्टील आएगा और ये F का स्टील आएगा, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये 437 कैसा आया, तो 437 में से देखो अभी ये इसको मैं कैसे कैलकुलेट करना है समझाता हूँ। अभी देखो AST अवेलेबल फ्रॉम E का जो बेंटअप है आधा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया 50% लिख दिया। E का मैंने ले लिया था 393 लिया था, इसके लिए उसका हाफ लिख दिया। इसी तरह F का ले लिया, F का हाफ कितना था 302 का हाफ लिख दिया। फिर ये दोनों को टोटल कर दिया, तो टोटल कर दिया तो 347.5 आया। आपका आंसर कितना आया था B के आगे, तो 437 आया था। 437 में से 347 जितना स्टील ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बाकी का जो 100 जितना बचा, 90 या 100 जितना बचा, कितना 437 टोटल था, इसमें से 347 का अवेलेबल है, तो 90 का बचा। तो 90 के लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टॉप बार डालेंगे। क्या करेंगे, एक्स्ट्रा और टॉप बार रिक्वायर्ड। अभी एक्स्ट्रा जो टॉप बार है उसको मैं ले लेता हूँ 8 mm डायमीटर। ये कोई भी कंसिडर कर सकते हो आप लोग, 8 mm भी ले सकते हो, 10 mm भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 8 mm बार लिया, तो इसका AST कितना हो जाएगा, π/4 8 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 15.36 हो जाएगा। स्पेसिंग हो जाएगा कैपिटल AST अपॉन स्मॉल AST अपॉन कैपिटल AST इंटू 1000, तो यह हो जाएगा 558। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 500 mm।
500 के लिए स्पेसिंग कितना होगा, तो स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल ए एस टी अपॉन कैपिटल ए एस टी इंटू 1000, कैपिटल ए एस टी इज इक्वल टू स्मॉल ए एस टी अपॉन स्पेसिंग इंटू 1000, तो ये हो जाएगा ए एस टी इज इक्वल टू 100। मतलब 500 स्पेसिंग ले रहे हो तो उसके लिए ए एस टी 100 होगा, अगर 558 ले रहे हो तो उसके लिए स्पेसिंग कितना होगा, उसका ए एस टी कितना होगा, 90 होगा। समझ में आया? ये 500 स्पेसिंग के लिए 100 mm स्क्वायर ए एस टी होगा, और 558 स्पेसिंग के लिए ए एस टी कितना होता है, 90। समझ में आया? तो ये मैंने एक्स्ट्रा टॉप बार ले लिए बी के आगे, कहाँ पे, बी के आगे। तो प्रोवाइड 8 mm डायमीटर एट 500 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एट एक्स्ट्रा टॉप बार, ए एस टी कितना हो जाएगा, 100। तो टोटल ए एस टी कितना हो जाएगा, 347.5। वो कहाँ से आया था, 347.5 कहाँ से आया था, यहाँ से, ये दोनों का प्लस करके आया था। बी के आगे ऑलरेडी अवेलेबल है, और आपने दूसरा एक्स्ट्रा टॉप बार कितना लिया, 100 का लिया, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 447.5। मतलब आपका 437.5 एरिया था ना, वो हो जाएगा 447.5 एरिया हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए वन वे है, इसके लिए मिनिमम स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो 0.12% बी इंटू डी 180। तो ये पेज नंबर 230 पे आप लोग दे लेंगे, तो लेस देन 200 है, इसके लिए 6 mm डायमीटर एट 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका डिज़ाइन। चेक फॉर क्रैकिंग के लिए 3D और 300 mm, तो 3D के लिए कितना हो जाएगा, 375 और 300 mm, तो 300 mm मैक्सिमम स्पेसिंग, 260 और 200 ई और एफ के लिए, दोनों के लिए ये देखोगे तो ये मिनिमम ही है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टील के लिए कितना हो जाएगा, 150 mm, इट इज़ ओके। चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेना है एट ई, वी कैन चेक फॉर डिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, चेक फॉर डिफ्लेक्शन फॉर वन वे सिंपली सपोर्टेड वन वे कंटिन्यूस स्लैब होता है, उसके अंदर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेना है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितनी आएगी, 16.45, कितनी आएगी, 16.45। तो एक्चुअल एल बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3500 डिवाइड बाई 125, तो ये हो जाएगा आपका 28, और मैक्सिमम एल बाई डी 26 इंटू एम एफ। तो 26 के लिए देखो एट ई के लिए कितना आ जाएगा, 393। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 16.45 जो है वो कहाँ पे है, ई के आगे है, इसके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.31 के लिए एम एफ कितना हो जाएगा, 1.5, तो ये 39। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल एल बाई डी इज लेस देन मैक्सिमम एल बाई डी आ गया, इट इज़ ओके। फिर लास्ट में स्केच ड्रॉ किया हुआ है। अभी स्केच से पहले ये रेनफोर्समेंट की डिटेल डाल लो। देखो सबसे पहले तो एट ई के आगे मैंने क्या लिया, मेन स्टील 10 mm डायमीटर 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ए एस टी। एफ के आगे ये मैंने लिया था 302। बी के आगे 10 mm डायमीटर। अभी देखो जब इसका हाफ करते हो ना तो इसका डबल हो जाता है, तो 200 का डबल कितना हो जाएगा, 400, और ए एस टी का हाफ हो जाएगा। इसी तरह ये 260 का डबल हो जाएगा और ए एस टी का हाफ हो जाएगा ये। और 8 mm डायमीटर 500 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा टॉप बार है। तो यहाँ पे ये देखो मैंने फिगर ड्रॉ किया है। ए के आगे मैंने लिया था बेंटअप बार है, तो बेंटअप एक यहाँ से आया जाएगा और ये यहाँ से इधर जाएगा, एक यहाँ से इधर आएगा, एक यहाँ से इधर आएगा। इसी तरह एक बेंटअप यहाँ से इधर जाएगा, एक बेंटअप यहाँ से इधर आएगा, और ये एक्स्ट्रा टॉप बार है। तो यहाँ पे आप लोग की फिगर देखो, एक एक्स्ट्रा टॉप बार इधर से इधर गया ऐसे, एक एक बेंटअप बार इधर से इधर गया, एक इधर से इधर आया ऐसे। इसी तरह इधर से इधर चालू होगा, एक ऐसे ख़त्म होगा यहाँ पे, और इधर से एक चालू होगा ऐसे। इसी तरह यहाँ से एक चालू होगा, एक ऐसे जाएगा ऐसे। और ये राउंडेड बार जो है, राउंड राउंड दिख रहा है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, खाली ओनली स्केच वन वे कंटिन्यूस स्लैब का स्केच भी 3 या 4 मार्क्स में एग्जाम में आता है, तो स्केच याद रखना पड़ेगा आप लोग को। एक और चीज़ मुझे दिखाने है, यहाँ पे देखो मेन स्टील अगर एट ई के आगे
ई के आगे एम यू अपन बी डी स्क्वायर ढूंढेंगे 0.78 आया, उसके लिए पी टी मिल गया। ए एस टी ढूंढ लिया आप लोग ने। फिर 50% बाहर ले लिया, 580 है तो 341 लिया मैंने, 341 का हाफ ले लिया, यहाँ पे 0.12% ये मिनिमम ले लिया। तो देखो यहाँ पे 1 इज़ लेस देन 2 आया। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, बेंटअप बार नहीं आएगा। लेस देन होता है तो कैसे फॉर्म में होता है, चिपिया फॉर्म में होता है। क्या फॉर्म में होता है, चिपिया फॉर्म में। दूसरा सब तो सेम ही करना है। देखो यहाँ पे फिगर के अंदर क्या चेंजेस आएगा, तो चिपिया, ए के आगे चिपिया फॉर्म आएगा, बीच में तो बेंटअप ही आएगा, खाली ए के आगे क्या आएगा, चिपिया फॉर्म में। देखो यहाँ पे ये चिपिया फॉर्म में इधर से क्या इधर आया, फिर बेंटअप इधर से इधर, ये चिपिया इधर, बेंटअप इधर, ऐसे। तो ऐसी फिगर बनेगी। ये फिगर के अंदर थोड़ा चेंजेस है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो है वो एक्स्ट्रा टॉप बार है। फिगर खास करके ड्रॉ करना और याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में फिगर, ओनली फिगर भी पूछते हैं एग्ज़ाम में, वन वे कंटिन्यूस स्लैब की। तो चेंजेस कहाँ कहाँ पे है मैंने आप लोग को बताया, पूरा वीडियो मैंने आप लोग को एक एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग अच्छे से देखो और IAS कोड में देखते जाओ तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। और हर एग्ज़ाम में, कोई भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होती है GTO की, उसके अंदर वन वे कंटिन्यूस स्लैब का एक एग्जाम्पल या तो फिर उसकी फिगर आती ही है एग्ज़ाम में। तो ये अच्छे से समझ लेना, मैंने पूरा एग्जाम्पल समझाया है आप लोग को कैसे कैलकुलेट करना है वो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आप लोग को डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा और बताऊंगा, उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।